अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज की इस वीडियो में अब हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जिन ने मुझे रिक्वेस्ट का बोला है मैंने उनके नावल लिख लिए हैं अपने नोट्स में। जब ये नावल कंप्लीट हो जाएगा तो जिसकी जिस हिसाब से रिक्वेस्ट आई थी उस हिसाब से उनके नावल जो है वो रीड कर दिए जाएंगे। तो अभी ये नावल है, इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी उसके बाद इस नावल के बाद जिसकी रिक्वेस्ट थी पहले उसका पढ़ेंगे, फिर बाद में जिनकी रिक्वेस्ट आई थी उनका, और फिर इस तरह से जो है वो एक तरतीब से मैं सबके नावल जो है वो पढ़ दूँगी। वो बरहम हुआ, मुझे वापस घर जाना है अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हारे लिए किसी भी किस्म के हार श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है। मैं हरगिज़ भी ऐसे शख्स के लिए नहीं सजूंगी जिसने मेरी इज्जत के परखचे उड़ा कर रख दिए। कुछ ना करके भी मैं कसूरवार ठहरी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमज़ा, मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह कर रही हूँ। कभी ज़िंदगी में अगर कभी जो तुम्हें मेरे साथ की कई ज़्यादतियों का एहसास हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वैसे तो मुझे उम्मीद पूरी है कि तुम्हें कभी भी अपनी ज़्यादतियों का एहसास तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बेबसी से बोली थी, आंखों में नमी तैरने लगी। सोच लो अंदर जा रही हो, फिर वैसे ही मेरे घर तैयार हो चुके हैं एकदम मुकम्मल। अगर यही रहोगी अगर यही रहोगी तो वापस रहमान साहब की दौलत कदा में ले जाने की बजाय अभी काजी से बोल दूंगा, सीधा वही ले जाऊंगा। वो ऐसे बोला था जैसे अभी शफा ने जो कहा इसने सुना ही नहीं। इसकी नज़रों में नज़र डालकर घराया, जो कर सकते हो कर लो, अब खुद को हर चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुकी हूँ। या चलो एक काम करो। वो इसके दोनों हाथ अपनी सुराहीदार गर्दन पर रख कर बोली, ये रही मेरी गर्दन, इसको दबाकर मेरा गला घूर दो ताकि एक ही दफ़ा मेरा किस्सा ख़त्म हो जाए। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो जुनूनी हो रही थी। इसकी नींव से गर्दन से अपना हाथ आज़ाद करने के बाद हमज़ा ने बगैर इसकी तरफ देखे, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें अपनी जान गंवाने की? अभी ज़रा तुम्हारे इस दिल नशीन तराशे हुए सरापे से तो अच्छी तरह मुफीद हो लेने दो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे हवस के मारे शख्स को जो बदले की आड़ में मेरे जिस्म से खेलना चाहते हो। वो चिंगाड़ी थी, पूरा वजूद इसका लर्जा रहा था। सही कहा तुमने, मेरा हर ख्यालात का आलम तो तुम पहले से ही थी। तो चलो फिर अब तुम्हारे इन नादार ख्यालात को सच्चाई और हकीकत की मोहर लगाऊं। इसने शदीद गुस्से में आकर गाड़ी स्टार्ट की। वो रोने में मशगूल ये भी ना देख सकी कि गाड़ी किस सिमत में रवां थी। एक झटके से गाड़ी रुकी। इसने दूसरी तरफ से घूमकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ये कहाँ ले आए मुझे? वो कांच की तरह चमचकाते हुए बिल्कुल ज़ीरो मीटर घर को देखते हुए बोली। खौफ से इसका पूरा वजूद लर्जा रहा था। खामोश, अब एक लफ्ज़, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, अब भुगतो। वो इसको अपनी हजारबाना गिरफ्त में लेकर बाजों में उठा चुका था। मेन गेट चौकीदार से बंद करने का इशारा करके वो अब दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे, तारो नीचे, मुझे ये कहाँ लेकर आए हो तुम? वो बुरी तरह इसके चौड़े सीने पर मुक्कों की बरसात करने लगी। अपने घर वो इसको लिए अपने एक बेडरूम की तरफ बढ़ा। वो स्लीव्स के बटन खोलकर कफ चढ़ाकर इसकी तरफ बढ़ा। बगैर दस्तक दिए वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा चुका था, क्योंकि वो जानता था उमर अभी तक लाइबा को लेकर नहीं पहुंचा। कमरे के अंदर दाखिल होते ही बेडरूम का मंजर देखकर वो ठक रह गया। दरवाजे पर ही थाम गया। वो कमरा कहीं से भी किसी एंगल में देखने के बावजूद उमर का नहीं लग रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी चूड़ियाँ और ज्वेलरी, बेड पर रखे कपड़े भी शाबा उमर के नहीं थे। कड़ी हुई शमोज सिल्क की ब्लैक कुर्ती और ट्राउज़र, बेड क्राउन के ऊपर बने शेल्फ में रखी गई टेडी बियर्स, ख़ास करके इस कमरे की थीम जो कि पिंक और वाइट थी। वो सही मायनों में अब उलझ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी बच्ची का है, मगर ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी हुई एशिया इसके ख्याल बिल्कुल गलत साबित कर रही थी। यह उमर का कमरा नहीं है, मुझे सही से फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। वो कहते हुए वापस कमरे से बाहर जाने के लिए पलट रहा था जब सुनो सोनू, काम वाली, जल्दी से टावल ले दो। वो अभी हैंडल पे हाथ रखकर दरवाज़ा खोल के जाने ही वाला था जब बाथरूम से आती आवाज़ पर चौंक करना चाहा। कमरे में इधर उधर देखने बावजूद इसकी सुनो नामी कोई वजूद ही नहीं थी। चार न चार वो वापस पलटा और खामोशी से आगे बढ़कर बेड पर रखी टावल उठाकर वॉशरूम के दरवाजे के बाहर थोड़े से दरवाजे से झांकते हुए इसने पकड़ा दी।
ये लो वापस भी तो पकड़ लो, लगता है जैसे सब भूल गई हो। सोहा ने टावल मस्ती में बाहर उछाली, जो कि इसके सामने पर जाकर सीधी प्यार भरी जो इसका सीधा प्यार भरी दे चुकी थी। व्हाट द हेल इज़ दिस, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। इसने चेहरे पर से गिला शोभों से बस टावल वापस लेकर वॉशरूम के दरवाजे के सामने मौजूद स्त्री स्टैंड पर रख दिया। वो मैकानी अंदाज में ना चाहते हुए भी न जाने किस कशिश के सबब सब कुछ चुपचाप सर अंजाम दे रहा था। सोनू जल्दी से बॉडी लोशन भी दे दो, मुझे अपनी नरम मुलायम जिल्द कितनी अजीज़ है, कितनी सुस्त और मोटी होती जा रही हूँ। मेरी तरह डाइटिंग शुरू करो और साथ ही कल से मेरे साथ एक्सरसाइज भी। देखो सिर्फ 2 महीने एक्सरसाइज करने से मेरी कमर मज़ीद 3 इंच कम हुई। खैर तौबा, ये तो छोटे से पैकेट में बड़ा धमाका है। अम्मी कहाँ फंस रही ये तो बोलती गई। वो सोच कर रह गया। पता भी है ना, मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना है। मेरी बहन और मेरे भाई आज दोनों दुल्हा और दुल्हन बन रहे हैं, तो मैं क्यों ना फिर लश्कारे मारूं। मुस्तफ़ा ने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर नज़र दौड़ाई, जहां सामने इसको बॉडी लोशन नज़र आया। वो तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा और झटपे के अंदाज में लोशन उठाकर सोफ़ा की तरफ बढ़ाया। वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था, अगर इसने थोड़ी देर इसकी की तो शायद वो बाहर आकर खुद ले जाती। अब ये पकड़ो, कितनी दफ़ा कहा है जब मैं शावर लिया करूं तो तुम यहीं बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाया करो, मगर मैं जाल है जो तुम कभी मेरी सुनो। वो वॉशरूम के अंदर नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, वो अब मज़े से गुनगा रही थी जब वो खुफत से सुर्ख पड़ रहा था। अब शर्ट भी दे दो यार, अब तो तुम्हारी आज आवाज़ क्यों बंद है, वरना तुम और मेरे कमरे में मौजूद हो और इतनी खामोशी। यार कुछ तो बोलो, क्या हुआ? अम्मा ने चुप का रोज़ा तो नहीं रखवा दिया? मेरी शर्ट तो, मुझे ठंड लग रही है। मुस्तफ़ा ने अब की बार बेड से उठाकर इसकी शर्ट इसको थमाई। वो खामोशी से इसकी हर मतलूबा शर्त इसको पकड़ा रहा था और कमरे से फरार होना चाहता था। गलती से वो इसके कमरे में आ फंसा। सोनू, लगता है तेरा दिमाग बिल्कुल ही नहीं फारग हो चुका है। इसके अंदर क्या पहनूं वो भी दो। वो झंझलाकर सोनू को चेचराई। मुस्तफ़ा ने एक नज़र दोबारा बेड पर डाली। इसके मतलूबा डिमांड देखकर वो सटियाया। आंखें खुली की खुली रह गई, चेहरे पर खुफ्त और सुर्खी थी। आगे बढ़कर इसने उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर फिर बुखलाकर हाथ पीछे किए। सोनू, जल्दी दे दे, अभी बाहर आऊँगी, वो अंदर से गिराई। मुस्तफ़ा ने बुखलाकर जल्दी से बिल्कुल एक कोने से उठाकर इसको दी। मुबादत कहीं वो अपने कहे अमल पर ना कर बैठे। वो इसकी बात पर बालों पे हाथ फेर कर रह गया। लबों पे मुस्कुराहट लम्हा भर के लिए दोबारा गायब हो चुकी थी। सोहा से वो हर तरह की उम्मीद कर सकता था। जब भी वो इसको अपनी गोद में लेता था, वो इससे पूरे 12 वर्ष छोटी थी, मगर इसकी गोद में उठाने पर हर दफ़ा अपने ख़तरनाक किस्म के दांत वो इसके कहीं ना कहीं गाड़ के काट दिया करती, जिससे वो बुरी तरह बलबला जाता। मुस्तफ़ा को दिमाग में ख़तरे की घंटी बजी। वो जल्दी से बगैर मज़ीद एक लम्हा भी ज़ाया किए कमरे से 9-2-11 हो गया। अरे सोनू, तू कहाँ चलेगी? वो बाहर आकर सोनू को तलाश करने लगी। सोनू नज़र ही नहीं आई। हो सकता है मामा ने बुलाया हो। वो जल्दी से अपने कानों में कुंदन के सिल्वर झुमके पहनने के बाद हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाकर बाल सजाकर जल्दी से बाहर निकली। जब सोनू आई, ओ बाजी माफ़ करना, थोड़ी देर होगी। क्या मतलब, तुम अभी कमरे में नहीं थी? तो फिर मुझे कपड़े किसने दिए और मेरी वो फजूल बकवास किसने सुनी? वो अब बाकायदा सोनू के ऊपर बिगड़ रही थी। बाजी जी कसम ले लो, मैं नहीं थी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। हो सकता है पुप्पी ज़ुलेहा की बेटी ऊपर आई हो बाल बनाने, क्योंकि वो नीचे कंगा मांग रही थी बीबी से। ओ अच्छा, चलो ठीक है, वो मुतमय्यन होगी ये सुनकर। वो ऐसी ही थी, थोड़ी देर को परेशान होती और इसके बाद तमाम टेंशन परे कर देती। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो बेड पर गिरते हुए बोली। इतनी मासूम नहीं हो तुम जो ये समझ ना सको मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। वो गमगीन लहजे में बोलता हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा झुका, आंखों से जैसे आग के शरारे फूट रहे हों। मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है मुझे खामखा चैलेंज मत किया करो, और ये जो तुम्हारी गलत ज़ुबान चलती है ना, इसको आइंदा मेरे सामने तो मत चलाना। वो इसके चेहरे को अपने हाथ में बुरी तरह से दबोच कर सख्ती से बोला। ठीक है, जो तुम्हारा हुक्म, बांधी हूँ ना मैं तुम्हारी।
ऐसा ना करूं, मुझे दर्द हो रहा है। इसने सिसकारी भरी। आंखों से आंसू लड़कने लगे, गालों पर फिसलने लगे। वो ट्रबिश हमजा को ऐसे महसूस हुआ जैसे इसको बुरी तरह से क्रंच हुआ हो। शफा के आंसू इसके पूरे वजूद को अंधा तक हिला रहे थे। वो एकदम से दूर हटा था इससे। बेफिक्र रहो, मैं जब तक तुम्हारे तमाम तर्जुमान हुकूक अपने नाम नहीं लिखवा लूँगा तब तक अपनी हवस और प्यास नहीं बुझाऊँगा। वो हवस और प्यास पहरा देकर बोला, जान के, क्योंकि कुछ देर पहले शफा ने इसे अज़खोल इस लक़ब से नवाजा। मेहंदी लगवाने के लिए मेरी एक दोस्त की वाइफ और मेरा दोस्त आ रहे हैं। इन दोनों के सामने किसी भी किस्म की होशियारी और बदमज़ाकी ना करना। याद रहे, अगर भी किसी किस्म की होशियारी की फिर मेहंदी लगवाने के बाद रहमान मेंशन हरगिज़ नहीं लेकर जाऊंगा। वो इसको वार्निंग देता हुआ कमरे से चला गया। शायद इसने शफा को कमरे में कैद करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो जान गया था कि वो इसके बचाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे, वो अटक अटक के बोली। इसके चेहरे पर अब तेज़ी और तराजी थी। चेहरे पर मौजूदा खौफ इसके तासरात के सभी चेहरे को मज़ीद खूबसूरती बख्श रहे थे। वो डरी सहमी बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि उमर ने इससे पहले इसको हमेशा हिटलर की बहन के रूप में ही देखा। ओ यार, तुम खुद ही बताओ, बकूल तुम्हारे मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? वो इसकी गहरी नशीली आंखों में अपनी पूरी आंखों से झांकते हुए बोला। उमर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप नहीं हैं? वो तुमसे आप तक का सफ़र बहुत जल्द तय कर चुकी थी। तो फिर तुम ही बता दो, मैं कौन हूँ? क्या कोई मैं असेब हूँ या फिर कोई साया हूँ जो तुम्हें देखकर तुम पर आशिक हो गया? क्या कह रहे हैं आप ये सब? वो अब खौफ के ज़ेरे असर बेहोश होने को थी। चलो फिर, वो कहते हैं ना, जो तुम्हारे कानों में रस घोल दे। मैं और तुम रात भी देखो कितनी खूबसूरत तारों भरी। मेरा तुम्हारा हसीन साथ, कुछ तुम मुझसे कहो, कुछ मैं तुम्हें अपनी दिल की सुनाऊं। तुम मेरे सीने पर सर रख के सो जाओ और मैं तुम्हारे सर के बालों से शरारत करता रहूं। चांद मेरी इन शरारतों पर मुस्कुराता रहे। मुझे कुछ नहीं सुनना और कहना मुझे दूसरे रूम में सोना है। अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो अब शहादत की उंगली से धमकी देने के अंदाज में बोली, जबकि लहजा बुरी तरह से कांप रहा था। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? वो इसके दीवार से लगाकर इसके फरारी के तमाम राहें बंद कर चुका था। नहीं, वो खौफजदा क्यों होने लगी भला मैं आज से? वो थूक निगल कर बोली, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे खौफजदा नहीं हो। लाइबा, आंखें खोलो और महसूस करो इन लम्हात को, रात के इस फसां को, मेरी इस खूबसूरत रफाकत को। सुनो और समझो ये तन्हाइयाँ तुमसे क्या कहना चाहती हैं। इसके माथे से लबों तक का एक सरात खींचते हुए बोला, अम्मी मुझे बचा ले, बचाए मुझे अपने इस आवारा खबीस भतीजे से। वो अब बाकायदा ज़ोरों शोर से, उमर से शायद खौफजदा होते हुए ज़ोरों कतार रोने के साथ चीखते हुए बोली। उमर ने झट अपने बारी हाथ इसके लबों पर रखे ताकि इसकी चिंगारती हुई चीखों को दबा सके, नहीं तो पूरा अमला इसके कमरे में आ जाता। जबकि उमर को बहुत हंसी आई इसका इस तरह रोने पर, बिल्कुल बच्चों की तरह, मगर साथ ही इसके लाइबा को आंधी तूफान की तरह रोने से इसके हाथ पांव भी फूल गए। वो इसको बाजों से थामकर खुद भी छुपा गया था जैसे इसको कोई खौफ जाहिर करना चाह रहा हो। लाइबा रिलैक्स, मैं तुम्हें तंग कर रहा था बेवकूफ़ लड़की। इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? शाबाश, अब रोना बंद करो। भरोसा करो मुझ पर, मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा। प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। वो इसके सीने में सर छुपाए रोती चली गई। उमर ने इसका सर थपाकर गोया इसको पुरस्कून करना चाहा। मेरी जान चली जाती है और तुम्हारा मजाक हो जाता है। वो दोबारा से आपसे तुम पर आ चुकी थी। एवें ही जान चली जाती, खैर से तो पूरी हुई है। बल्कि नहीं जीनों की सरदानी ठीक रहेगा ना कहना। वो इसको सोफे पर बिठाकर इसके लिए जग से पानी अड्डाकर बोला, यार मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था, तुम बहुत ही ज़्यादा कोई डरपोक किस्म की लड़की हो। मैं तो तुम्हें शेरनी और लुमड़ी पता नहीं क्या क्या समझता था। वो हंसते हुए माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहता था। जबकि लाइबा खुद को नॉर्मल कर चुकी थी, इसको एक दफ़ा फिर खौनखा नज़रों से घूरते हुए वापस सीधी हुई। तुम्हारी इस हरकत का ऐसा किरदार जवाब में दूंगी ना, तुम खुद घुटनों के बल मुझसे माफ़ी मांगोगे। मुझे अभी मैं तुमसे मज़ीद पंगा नहीं ले सकती। वो इसको देखते हुए सोच रही थी, चलो लाइबा आप सो जाओ, सुबह तक गाड़ी मैकेनिक ठीक कर देगा, फिर सफ़र लंबा है। वो एकदम हवासों में लौटी, इससे दूर हटी। अगर ये मजाक था तो बहुत ही घटिया मजाक था और वाकई सही फरमाया तुमने। वैसे अगर तुम्हारा हाफजा अगर ठीक है तो तुमने
भी एक दफ़ा मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डेट मारते हुए पकड़ा था, और फिर मुझे घर पे जाके जिस तरह की जूतियाँ और चप्पलें पड़वाई थी ना, समझ लो ये उसी का हिसाब बराबर किया है। वो इसको शर्मिंदा करने को बोला और साथ ही आओ देखना न ताओ बेड पर चौड़ा होकर लेट गया, जबकि वो अभी तक सोफे पर टिकी हुई थी। इसके इस तरह कहने पर मज़ीद सुखड़ समेट गई। चाहो तो इधर आकर लेट जाओ, मैं कोई शेर नहीं हूँ जो तुम जैसी चिड़िया को निगल जाऊँ। शेर नहीं हो तुम, अक्टूबस हो, मैं यहाँ सही हूँ। जबकि वो उम्र से खौफजदा अब भी थी, मगर जाहिर नहीं कर रही थी खुद को बहुत न डर और मजबूत उम्र के सामने। शफा को मेहंदी लगाने के बाद हरूम, हमज़ा के दोस्त आदम की बीवी ने इसके आगे हमज़ा का लाया हुआ अरूसी जोड़ा लहराया। देखो शफा कितना प्यारा है, हमज़ा भाई खुद लेकर आए तुम्हारे लिए। कल की पूरी दोपहर मुझे और आदम को हमज़ा भाई ने ख्वार करके रखा, इनको कुछ समझ ही नहीं आया। वैसे ठीक भी है, जो इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की हो इसके लिए ज़रा कुछ मुंतखब होना चाहिए। हरूम इसको चढ़ाते हुए बोली। जी आपने ठीक कहा। जबकि शफा बस आहिस्ता से ये कहकर इसके हाथ से अपना अरूसी जोड़ा लेकर वॉशरूम में जा घुसी। हरूम ने उलझी नज़रें वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। क्या दुल्हन ऐसी होती है? यह मासूम सी लड़की इतनी उदास क्यों? इसको अपना वक्त याद आ गया जब इसका निकाह भी अचानक आदम से हुआ। वो भी ऐसे ही उदास और खामोश थी, इस बात से बेखबर कि अब क्या आइंदा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत इसके शोहर ने बना दी। ज़िंदगी के एक एक लम्हे में आदम इसके लिए खुशियाँ कुशादा इसकी झोली भर दी। आओ मैं तुम्हारा हल्का सा मेकअप कर दूँ। शफा वॉशरूम से बाहर आई जब हरूम ने इसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल में बिठाया। वो कुछ समझ रही थी। शफा के हर अंदर से साफ जाहिर था वो इस शादी से दिली तौर पर आमादा नहीं। इसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वीरानी थी। आंखों की जूझ झलमलाने से पहले ही टमटमा रही थी। कहीं से भी वो हरूम को दुल्हन नहीं लगती। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी लड़की की रिपोर्ट हो, जो इसके हर ऑर्डर पर जी जी कर रही थी। वो शफा को पूरा का पूरा सजा चुकी थी, दुल्हन के रूप में डाल चुकी थी, मगर वो थी कि किसी जिंदा लाश की तरह बुत बनी हुई थी। ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम खुशियों से रूठ बैठी हो? अजीब सी वीरानी क्यों है तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में, जिसे तुम तमाम ख्वाबों को अपनी पलकों से नोच कर कहीं दूर फेंकती हो? आखिरकार इसका जब जवाब दे गया, वो हल्के से शफा को मुखातिब करके ठहर ठहर के बोली। मैं नहीं जानती कि तुम किन हालात की कश्ती सवार हो, मगर क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है कि मैं तुम्हारी ही कश्ती में कई सालों पहले सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुँची हूँ। और यकीन मानो जिस मंजिल को मुझे इस कश्ती ने पहुँचाया है वो मेरे लिए दुनिया में किसी जन्नत से कम नहीं है। मगर भाभी, क्या ये सब कुछ ठीक है? क्या एक लड़की इतनी कमज़ोर है कि कभी इसको पैदा होने के साथ ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था और कभी इसको बेचार रस्मों, ज़िद्दों, औकात और इंतकाम की बट में चढ़ा दिया जाता? क्या एक लड़की हुनरजम है? हरूम चंद सानियों को तो कुछ ना कह सकी। कितनी छोटी थी वो लड़की और किस कदरे गहरे दुख बोल रही थी इसके लहजे में। नहीं, हरगज़ नहीं, औरत बिल्कुल कमज़ोर नहीं। जुर्म अगर बेटी होती है तो खुद सोचो कि आज मैं और तुम होते, या फिर ये कायनात में इतने रंग होते। इतना ही नहीं, फिर ये मर्द जो कि औरत के ही वजूद से जिगते हैं, ये होते। बस अपने ख्वाबों को अपनी आंखों में हमेशा संभाल कर रखना। अगर कोई जवाब है तो मुझे दो, ताकि मैं मुतमय्यन हूँ। देखो, मैं तुमसे उम्र में और जज्बे में काफ़ी बड़ी हूँ। आदम इसको समझाने की और इसके दिल को मोम करने की कर रहा था। मैं बराबर वाले कमरे में दब के बस कानों पर हाथ रखे बैठा रहा। मेरा दिल चाहता है मैं दरवाज़ा तोड़ के बिल्कुल निकल कर अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँ। देखो, तुम अपना फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ो, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। क्या तुम्हारा इंसाफ खुदा के इंसाफ जैसा है? हरगिज़ नहीं। आदम भाई, मैं आपको बताऊं मेरा दिल क्या चाहता है। मेरा दिल चाहता है मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। शफा मेरी अब ज़िद के साथ साथ जुनून भी बन चुकी है। मैं इसके ज़रिए इस शख्स को इतना तड़पाऊँ कि वो फिर कभी दूसरी आयमा वजूद में नहीं ला सके। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थी। वाकई तुम दूसरी आयमा को वजूद में लाना नहीं चाहते हो तो फिर शफा को तुम खुद अपनी हाथों से दूसरी आयमा बना रही हो। इसके बारे में क्या कहोगे? मेरी एक बात सुनो और इसको दिमाग में भी बैठा लो। हो सके तो इस बात पे गौर करना, औरत मर्द की टेढ़ी पसली से बनी है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहते हो तो वो टूट तो जाएगी मगर सीधी नहीं होगी। वो इसकी कमर पर थपकी देते हुए उठ खड़े हुए। एक और बात, अगर तुमने शफा के साथ किसी भी किस्म का जुल्म ढाया
या फिर इसके ऊपर हाथ उठाया तो मेरी एक बात याद रखना, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। मैं शफ़ा को नहीं जानता और ना ही मैंने शफ़ा को आज तक कभी देखा। एक लड़की, एक मासूम लड़की जो भी है, मेरी गोद में भी बेटी हुई है और मैं इतना संगदिल हरगिज़ नहीं हूँ एक बेटे का बाप होकर किसी मासूम लड़की के साथ जुल्म सितम का तमाशा होता हुआ देखूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कभी भी मर्द की बरप्रियत एक बेबस और लाचार लड़की पे। तुम इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय अपनी माजी को भूलकर मुस्तकबिल को बेहतर बनाओ। वो इसको लेकर वापस चुगताई मेंशन पहुंच गया और इन दोनों को शाम के 6 बजे के करीब घर में आता देख आयमा और सुमेरा जल्दी से सजी संवरी शफ़ा तक पहुंची। इसको सहारा देकर सोफे पे बिठाया। टी पिंक और मेहरून कलर के जोड़े में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो सुमेरा को देखते हुए हंसते हुए बोला और साथ ही मोबाइल पर नंबर डायल किया, जबकि पास खड़ी आयमा के माथे पर बोसा देकर खुद तैयार होने अपने रूम में जाने से पहले मुड़ा। रहमान साहब किधर हैं बेटा? वो भी बस अभी तैयार होने के लिए रूम में गए। वो जवाब सुन के बगैर कुछ भी बोले अपने कमरे में चली गई। आप ही, मुझे लगता है हमज़ा और रहमान का इस निकाह के होने से ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगी। मेरी दुआ है सुमेरा ऐसा ही हो। आमा यह सोच में बोली। माँ थी ना बेटे के एक एक अदा से वाकिफ़ियत थी। बेटा तुम फ्रेश हो के आ गए? आयमा ने सीढ़ियाँ उतरते मुस्तफ़ा से पूछा। इसने इसको उमर के कमरे में भेजा क्योंकि वो डायरेक्ट फ़्लाइट से आया था अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर। जी मामी, मैं बहुत अच्छी तरह से फ़्रेश हूँ आज, मुस्तफ़ा ने गमगीन लहजे में कहा। चलो बेटा फिर एक काम करो, लाउंज में बैठो, मैंने शुन्नू से चाय बनवाई है। सुकून से पहले चाय पियो और फिर निकाह के लिए काजी साहब भी आ जाएंगे। शुन्नू से चाय बनवाई? वो चौंक कर बोला। हाँ बेटा, अगर तुम शुन्नू के हाथ की चाय नहीं पियोगे तो मैं बना देती हूँ। आयमा को लगा जैसे वो मुलाजमा के हाथ की चाय नहीं पीता। नहीं नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं। इसने जल्दी से अपने लहजे और चेहरे के तासुरात बदले। शफ़ा बेटा साइन करो, सुमेरा ने बेटी को नरमी से कहा। बेटा मौलवी साहब आपसे बात कर रहे हैं, रहमान साहब ने कदरे धीमे कहा। वो अपने मखसूस शहाने दिल जलाने वाले अंदाज में मगरून चाल चलता अंदर दाखिल हुआ। आप लोग 5 मिनट दे सकते हैं मुझे? मैं अकेले में कुछ अपनी होने वाली बीवी से बात करना चाहता हूँ। रहमान साहब ने एक नज़र बेटी पर डाली और फिर रहमान साहब के इशारे पर सब एक एक करके निकल गए। चले जाएं आप यहाँ से, आप क्या लेने आए हैं? शफ़ा हाज़ियाती अंदाज में बोली। किस बात की अकड़ है तुम में? और वो हाथ में मौजूद टिश्यू पेपर के ज़रे ज़रे करते बोला, जैसे कह रहा हो मेरे नज़दीक तुम्हारे औकात इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा अब इस पर झुका और इसकी कलाई बेदर्दी से मरोड़ी। तुम जैसा शख्स कर भी सकता है वो गर्जी, मुझ जैसा शख्स क्या क्या नहीं कर सकता वो सोचो। इस सोच में मत पड़ो कि किस हद तक पड़ सकता है।